हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के पर बात करने जा रहे हैं वो है डॉक्ट्रिन ऑफ मैन्सरिया अर्थात दुरासे का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ मैन्सरिया जो है वो सर्वप्रथम जस्टिस एडवर्ड कोक ने दिया था। उन्होंने आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को एक मैगजीन के माध्यम से व्यक्त किया था। उन्होंने जो लैटिन मैगजीन जो है वो है एट एक्टस नॉन फैसिट्रियम नीसी मैन्सेट्रिया। ये एक लैटिन मैगजीन है जो कॉमन लॉ क्राइम से विकसित हुई थी और इसका अर्थ है कि दोषपूर्ण कार्य और दोषपूर्ण चित्त साथ साथ मिलकर अपराध गठित करते हैं। अर्थात केवल जो दोषपूर्ण कार्य कर लिया जाए और आपका दोषपूर्ण मन ना हो तो अपराध का गठन नहीं होता। जस्टिस कोक ने कहा कि केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन अपराधी न हो। और सेंट अगस्टाइन भी यही कहते हैं कि कोई कार्य तब तक अनैतिक नहीं होता जब तक उसको दोषी मन के साथ न किया जाए। अर्थात अब हम देखते हैं कि जो मैन्सरिया है ना, उससे रिलेटेड दो एलिमेंट्स इस लैटिन मैगजीन के माध्यम से निकल के आते हैं। पहला तो है एक्टस रियम अर्थात दोषपूर्ण कार्य, दूसरा है मैन्सरिया अर्थात दोषपूर्ण चित्त। कि आपका कोई कार्य अपराध है या नहीं ये तब होगा जब आपने उसको दोषपूर्ण कार्य किए साथ साथ उसको दोषपूर्ण मन से भी किया हो। अर्थात कोई जो क्राइम है वो ऑफेंस है या नहीं, तो ये तब देखा जाएगा कि जब आपने जो काम किया है वो दोषपूर्ण आशय से किया है और आपने जो काम किया है वो भी दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण कार्य प्लस दोषपूर्ण आशय मिलकर ही किसी का कार्य को ऑफेंस बनाते हैं। इस लैटिन मैगजीन का यही अर्थ है और इसे मैन्सरिया के रूप में अप्लाई करता है। ये सबसे पहले आर ब्राम प्रिंस का जो केस है 1872 का, इसमें सबसे पहले मैन्सरिया का मामला उठा था। इस केस में जो प्रिंस लड़का था वो एक लड़की को मैरिज की इच्छा से भगा के ले गया और रियल में उस लड़की की जो एज थी ना वो 16 वर्ष से कम की थी। लेकिन उस लड़के ने जब लड़की से पूछा तो उसने कहा, लड़की ने, कि मैं 18 साल की हूँ और वो देखने में भी क्या 18 साल की लग रही थी। तो उसके लड़की के फादर ने जो केस कर दिया। तो जब प्रिंस को कोर्ट में लाया गया तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ मैन्सरिया का पक्ष उठाया और उसने कहा कि मैंने जो है सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए कि जो लड़की है वो 18 वर्ष से ऊपर की है लेके गया था और मेरा जो है मैन्सरिया नहीं था, मेरा गिल्टी माइंड नहीं था। परंतु कोर्ट ने कहा कि उसने जो काम किया है वो अनैतिक काम किया है, क्योंकि लड़की को भगाना एक अनैतिक कार्य है और उसने वो अनैतिक कार्य किया है और उसने असावधानी बरती है, क्योंकि वो चाहता तो पता कर सकता था कि रियल में लड़की की एज क्या है। उसने असावधानी और उपेक्षा बरती और उसने एक अनैतिक कार्य किया है, इसलिए उसको डॉक्ट्रिन ऑफ मैन्सरिया का लाभ नहीं दिया और उसको दोषी माना। इससे रिलेटेड एक और केस आया था आर ब्राम टॉल्सन के केस में भी क्या था कि जो मिसेस टॉल्सन थी उनके जो हस्बैंड थे वो एक एरोप्लेन क्रैश में मारे गए थे। ये विश्वास करते हुए उसने अपने आप को विधवा मान लिया था और उसने री मैरिज कर ली थी और री मैरिज करने वाले को भी उसने सब सच्चाई बता के फिर री मैरिज की थी। लेकिन मैरिज के जस्ट बाद में मिस्टर टॉल्सन वापस आ गए और उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगा दिया और उन्होंने कहा कि इसने जो कार्य किया है वो दोषपूर्ण किया है। पर उसने जो मिसेस टॉल्सन थी उन्होंने कहा कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने बोनाफाइड बिलीव करते हुए कि मेरे हस्बैंड जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है तब मैंने री मैरिज की थी और मेरा कोई गिल्टी माइंड नहीं था, इंटेंशन नहीं था। तो इस मामले में जो है जस्टिस केन ने मैन्सरिया को लागू किया और उन्होंने कहा कि कोई एक्ट तब तक ऑफेंस नहीं होता जब तक कि उसे गिल्टी माइंड से न किया जाए और इस केस में मैन्सरिया को लागू कर दिया। एक केस फाउलर बनम पैजेट का भी आता है। इसके अंदर जस्टिस कैनियन थे, उन्होंने कहा कि अपराध गठित करने के लिए आशय और कार्य का साथ साथ होना अनिवार्य है। उसके बाद एक सिराज बनाम टी रुटजन का केस है जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है और पूछा भी जाता है कि सिराज बनाम टी रुटजन का केस किससे रिलेटेड है, तो ये मैन्सरिया से रिलेटेड है। इसमें जो जस्टिस राइट थे उन्होंने कहा कि प्रत्येक संविधि में दुराशय अंतर्निहित होता है जब तक कि उसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपराधिक जो मनस्थिति है यानी कि मैन्सरिया है तो वो होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका मैन्सरिया है या नहीं ये नहीं देखा जाएगा और आपने कोई कार्य किया है जो इलीगल है, दोषपूर्ण कार्य किया है
तो आप लाइबल माने जाओगे। आपने उनका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आपका मेंसरिया नहीं देखा जाएगा। इन्होंने इससे रिलेटेड कुछ अपवाद बता दिए थे कि जब आप का कार्य जो है दोषपूर्ण है तो आप लाइबल हो। जैसे एक तो है पब्लिक न्यूसेंस है, जिसमें आपने अगर कोई कार्य किया वो इलीगल है, दोषपूर्ण है, तो आपका मेंसरिया है या नहीं ये नहीं देखा जाएगा, आप लाइबल माने जाओगे। बाइगेमी के केस में भी आप लाइबल माने जाओगे, आपने जो कार्य किया है वो इलीगल है। तीसरा आ जाता है खाद्य पदार्थों का आप अपमिश्रण कर रहे हो तो आपका कार्य दोषपूर्ण है, आपका मन था या नहीं ये नहीं देखा जाएगा। और आप कोड ऑफ कंडक्ट करते हो, आप कठोर, और आपका जो कार्य है वो कठोर दायित्व के रूप में आता है, पूर्ण दायित्व के रूप में आता है, या आपका जो कार्य है वो व्यापरण या अपहरण का है या फिर सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का है, तो आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आपकी मेंसरिया नहीं देखी जाएगी। आपने कार्य इलीगल किया है, दोषपूर्ण कार्य किया है, तो आप लाइबल माने जाओगे। इन अपवादों के साथ आप मेंसरिया अप्लाई कर सकते हो कि आपने कार्य किए, आप लाइबल हो। आपने उसके साथ में मतलब आपका दोषपूर्ण कार्य के साथ साथ दोषपूर्ण चित्त होना जरूरी नहीं है। इन 8 कंडीशन के अंदर आपने काम किया है, गलत किया है, तो आप लाइबल हो। फिर आप ये नहीं देखा जाएगा कि आपका मेंसरिया था, मन था या नहीं था, इंटेंशन थी या नहीं थी। अब ये देखा जाएगा कि क्या भारत में ये मेंसरिया अप्लाई होता है। वैसे तो आईपीसी में मेंसरिया को दुराशय को यूज नहीं किया गया, परंतु ये जो लैटिन मैक्सिम है एक्टस नॉन फैसिट निसी मेंसरिया, ये सिद्धांत जो है भारत में आईपीसी के अंदर 3 रूप में लागू है। इस रूप में लागू है, एक तो सकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में और कठोर दायित्व के रूप में। अब कैसे अप्लाई होती है ये लैटिन मैक्सिम, ये सकारात्मक रूप में कैसे लागू होती है देखते हैं कि जब आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे डेफिनेशन दे दी गई है या कुछ ऐसे शब्दों को रख दिया गया है जिससे पता चलता है कि आपकी कोई विशिष्ट आपराधिक मनस्थिति थी या नहीं, अर्थात किसी काम को आप किस आपराधिक मनस्थिति से कर रहे हैं ये उस वर्ड्स को देखते ही पता चल जाता है कि आपके ऐसे कुछ वर्ड जो है आईपीसी के अंदर डेफिनेशन में रख दिए गए हैं कि कोड क्या है ये देखता है कि आपने उसको फुलफ़िल किया है या नहीं। आप अगर उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप दोषी माने जाओगे। सकारात्मक रूप में ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे है आप अगर किसी काम को साहस से कर रहे हो, इंटेंसली कर रहे हो, नॉलेज होते हुए जानबूझकर करते हो, वॉलंटरीली स्वेच्छा करते हो, नेग्लिजेंटली करते हो, उतावलेपन से कर रहे हो, उपेक्षापूर्ण कर रहे हो, एक्सीडेंटली या बेईमानी से डिसऑनेस्टली कर रहे हो, किसी कार्य को कपटपूर्वक प्रोडेंटली कर रहे हो। तो जैसे अब सेक्शन आईपीसी 378 है चोरी, उसके अंदर अगर आपको वर्ड को ये बेईमानीपूर्ण आशय से कोई काम कर रहे हो, अगर ये बेईमानीपूर्ण जो वर्ड है ये अगर साबित कर दिया जाता है तो आप लाइबल माने जाते हो चोरी के लिए। तो ये सकारात्मक रूप है। आप हत्या कर रहे हो तो आपका मृत्यु कारित करने का आशय था या नहीं, मृत्यु कारित करने का आशय था या नहीं, ये अगर साबित कर दिया जाता है तो आप मर्डर के लिए दायी माने जाओगे। 304A आईपीसी में अगर आपको लाइबल ठहराना है तो आपको उपेक्षापूर्ण था आपका काम, ये आपका सिद्ध करना पड़ेगा। तो फिर 304A में उपेक्षापूर्ण सिद्ध कर दिया तो ये सकारात्मक रूप में भारत में अप्लाई हो गया मेंसरिया। अब नेगेटिव रूप में कैसे अप्लाई होता है, नेगेटिव रूप में जो भारत में जो आपराधिक मनस्थिति है वो कैसे लागू होती है, इसमें ये आईपीसी सेक्शन 76 से 106, 76 से लेकर 106 तक साधारण अपवादों में ये दिखाई देती है। इसमें क्या होता है कि आपने कोई जो कार्य किया है अगर वो आईपीसी के सेक्शन 76 से 106 के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपका कार्य चाहे दोषपूर्ण है और आपराधिक मनस्थिति नहीं है और आपने कार्य जो किया है वो दोषपूर्ण है, लेकिन आप 76 से 106 के अंतर्गत आ रहे हो, आपको कोई मारना चाह रहा है तो आप उसका मर्डर कर देते हो, और अगर आपने तथ्य के भूल में कोई काम किया है 76 में, आप विकृत चित्ता के अंतर्गत कोई काम कर देते हैं 84 में, और आप नक्ता में 85 में अगर कोई काम कर देते हैं तो आप लाइबल नहीं माने जाओगे। अर्थात आपने कार्य दोषपूर्ण कार्य किया है लेकिन फिर भी आप लाइबल नहीं हो, क्यों? क्योंकि 76 से 106 साधारण अपवादों के अंतर्गत आपके मामले आते हैं। ये नेगेटिव रूप में मेंसरिया भारत में दिखाई देता है। तीसरा कठोर दायित्व के रूप में भारत में कैसे दिखाई देता है। तीसरा ये है कि मेंसरिया जो है ना वो इसमें देखा जाता है कि आपने कठोर दायित्व में क्या देखा जाता है कि आपने एक एक्ट किया,
आपने वो एक्ट जो है वो इलीगल है दोस्तों है, और उसको आपने किस मनस्थिति से किया है ये नहीं देखा जाएगा। आपने किस मन से, आपकी इंटेंशन क्या थी, मैंसरिया क्या था। आपने कोई इलीगल एक्ट कर लिया, आप लायबल माने जाओगे। मतलब आपने कोई इलीगल काम कर दिया, आपका मनस्थिति थी, मैंसरिया थी या नहीं थी, ये नहीं देखा जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप लायबल माने जाओगे। तो फ्रेंड्स के लिए जैसे आईपीसी का जो सेक्शन 292 है, उसमें ये है कि असली वस्तु को अगर कोई बेचता है, वितरित करता है या निर्यात करता है, तो आपने वो किस इंटेंशन से काम किया है ये नहीं देखा जाएगा। आपने बस सेक्शन आईपीसी 292 का जो है क्राइम किया है, आप लायबल हो। आपका इंटेंशन क्या है ये नहीं देखा जाएगा। इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट केस आया था रंजीत डी उडेसी बनाम राजगैर। इसमें एक लेडी चैटरली लवर नामक एक पुस्तक थी जो कि विक्रेता के यहाँ से पाई गई थी। उस विक्रेता ने क्या हुआ, मैंसरिया का लाभ लेना चाहा। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि किताब मेरे पास है, अर्थात कि मेरे शॉप पे तो इतनी सारी किताबें हैं, तो मुझे क्या पता होगा कि मेरे पास ये किताब भी है। तो उसने मैंसरिया का लाभ लेना चाहा कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसके इस तरफ को मैंसरिया को लागू नहीं किया, उसे कठोर दायित्व के रूप में सेक्शन आईपीसी सेक्शन 292 का दोषी माना। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो मैंसरिया है वो भारत में 3 रूप में, सकारात्मक, नकारात्मक और कठोर दायित्व के रूप में हमें देखने को मिलता है। और जो एक्टस पीसी मैंसेट्रिया जो है वो भारत में अप्लाई हो जाती है इन तीन रूपों में। और वैसे तो नॉर्मली ये पूर्ण रूप से दुराश्रय जो वर्ड के रूप में भारत में अप्लाई नहीं होती, लेकिन इन 3 रूपों में भारत में अलग अलग केस के माध्यम से मैंसरिया को भारत में भी अप्लाई कर दिया है। आशा करती हूँ कि मैंसरिया जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।